Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss series 6, and in this series, I will discuss 25 MCQ questions on administration and finance. You know that two principal examinations are around the corner. One is the UPSC principal examination for Delhi government, and another one Eklavya Model Residential School Principal Examination. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel Asit Government Tool Guru so that you can get notification for my upcoming videos. So definitely this video would be exciting for you. You will get some nice questions, and it is related to the latest pattern. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss 25 MCQ questions. First question: a government servant retains a lien acquired on a post during dash. It is related to the fundamental rule question. So lien केस में जब एक एम्प्लॉई पेरेंट डिपार्टमेंट से लियन में और कोई डिपार्टमेंट को जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, जब लियन लेकर जाता है और विद इन 2 ईयर्स वो रिटर्न नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली 2 ईयर्स के बाद उसको पेरेंट डिपार्टमेंट से रेजिग्नेशन देना पड़ता है। एक्सेप्शनल केस में वो 3 ईयर्स हो सकता है, तो उसमें वो अंडरटेकिंग देकर लियन लेकर वो पेरेंट डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जा सकता है लियन लेकर। और जो लियन पीरियड में वो पेरेंट डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकता है। तो जब लियन लेकर वो प्रेजेंट पोस्ट में गया, प्रेजेंट डिपार्टमेंट को गया, एंड विद इन 2 ईयर्स ही और सी डज नॉट रिटर्न बैक टू द पेरेंट डिपार्टमेंट, कि ये माना जाएगा जो डेफिनेटली क्या होगा ना, उसको रेजिग्नेशन पेरेंट डिपार्टमेंट से देना होगा। और ये भी राइट है, वो लियन लेकर प्रेजेंट डिपार्टमेंट को गया और विद इन 2 ईयर्स वो पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न कर सकता है। और विद इन 2 ईयर्स में जो भी पेरेंट डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा वो एंटाइटल है उसको देने के लिए। एक्सेप्शनल केस में वो 3 ईयर्स हो सकता है, और ऑटोमेटिकली 2 ईयर्स और एक्सेप्शनल केसेस 3 ईयर्स, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिटर्न नहीं आता है पेरेंट डिपार्टमेंट को, तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1: ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटेन्स ए लियन acquired on a post during dash, foreign service, suspension, the period of leave, all of the above. आंसर इज डी, all of the above। ठीक है, वो लियन लेकर फॉरेन सर्विस में जा सकता है। जैसे फॉरेन सर्विस हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ठीक है, तो वो जा सकता है। और सस्पेंशन पीरियड में भी वो लियन वो रिटर्न कर सकता है, पीरियड ऑफ लीव में भी लियन रिटर्न कर सकता है, मैं अभी डिस्कस किया। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल रूल का। लियन ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई appointed in another central government department or office or state government department will have to resign from his parent department if he does not return back to that department within a period of 2 years or in exceptional cases within 3 years। इसको डिस्कस कर चुका हूं। An undertaking to abide by this condition may be taken from him at the time of forwarding his application to other department or offices। उसको अंडरटेकिंग इसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी लियन पीरियड में सपोज आप एडहॉक प्रमोशन लेके हायर पोस्ट को चला गया, ओके, लियन से आप चला गया, तो इस केस में जब आप हायर पोस्ट को गया लियन लेकर, तब आपका जो पोस्ट है वो वैकेंट रहेगा, ठीक है। तो हायर पोस्ट में आप एडहॉक में चला गया, यदि कल आपको वो एडहॉक पोस्ट में परमानेंटली आपको दे दिया जाता है, तो आप अभी जो आपका जो एक्चुअली जो लोअर पोस्ट था आपको आना नहीं पड़ेगा,
तो वहां पर जब आपको परमानेंटली वहां पर प्लेस कर दिया जाएगा तब आपका लियन खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा भी आप हायर पोस्ट में अडहक लेकर गया और वहां पर इट मीन्स आपका लियन पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो आपका जो पोस्ट था पहले, जो लोअर पोस्ट था, उसको तो फिलअप नहीं किया जाएगा क्योंकि आप लियन लेकर हायर पोस्ट में गया। ओके, मगर जब हायर पोस्ट में गए आप अडहक में हो मगर लियन लेकर हो, तो उस केस में यदि प्रमोशन मिल जाता है, बहुत कैंडिडेट्स आ जाते हैं और प्रमोशन में आपको नहीं मिला, तो आप इमीडिएटली फिर आपका लोअर पोस्ट को आप रिटर्न कर जाते हो। तो ये भी हो सकता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वही फंडामेंटल रूल का क्वेश्चन है, वही लियन के ऊपर। ए लियन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ए पोस्ट शैल नॉट बी रिटेन्ड। कब ए लियन को हम रिटेन नहीं कर पाएंगे? व्हेन एक्चुअली द लियन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ए पोस्ट शैल नॉट बी रिटेन्ड व्हेन 4 options are there. On deputation beyond the maximum period, he proceeds on immediate absorption outside his cadre, bid C both A and B, bid D neither A or B। तो यहाँ पर जो आंसर होगा bid C होगा, both A and B। यदि आप डेपुटेशन में और कोई डिपार्टमेंट को सर्विस देने के लिए आप जा चुके हो और वो डेपुटेशन पीरियड में आपका लियन पीरियड चल रहा है, लियन लेकर आप जा चुके हो डेपुटेशन में, और ऑन डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड, जितना पीरियड के लिए डेपुटेशन होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका लियन खत्म हो जाएगा, आप लियन को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ही प्रोसीड्स ऑन इमीडिएट ऑब्जर्वेशन आउटसाइड हिज कैडर। आपका कैडर में जा रहे हो तो आप जो लियन पीरियड है उसको रिटर्न कर सकते हो, मगर और कोई कैडर, आपका कैडर चेंज हो जाता है, वहां पर आपका लियन पीरियड खत्म हो जाता है। तो आंसर इज बिट सी बोथ ए एंड बी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, which of the periods mentioned below are treated as duty? Attending departmental examination, treatment of enforced halts, period of training before appointment to group C and D, all of the above। यहाँ पर जो ड्यूटी पीरियड है वो सभी होगा। अटेंडिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जब आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे रहे हो, व्हेन यू गो फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, देन दैट पीरियड ऑल्सो इट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। ट्रीटमेंट ऑफ एनफोर्स्ड हॉल्ट, सपोज आप ऐसा कोई ट्रेनिंग पीरियड है कि आप सपोज ऑफिस आ रहे हो और ऐसा कुछ सपोज स्ट्राइक कि सपोज कुछ हड़ताल सपोज इट इज हैपेंड, देन ड्यू टू दिस यू कुड नॉट कम टू द ऑफिस इन टाइम, वो भी इट इज एनफोर्स्ड हॉल्ट कहा जाता है। तो ये भी ट्रीटेड एज ड्यूटी। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बिफोर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी, जो ग्रुप सी एंड डी पोस्ट होता है उसके पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट ग्रुप सी एंड डी में होता है, वो भी ड्यूटी पीरियड में जाता है। तो आंसर इज बी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, द सैलरी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन फॉरेन सर्विस इज पेड फ्रॉम डैश। जो गवर्नमेंट सर्वेंट अभी फॉरेन सर्विस में है, सपोज आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, आप भी कभी आप सपोज ऑन डेपुटेशन आप अभी आपका सर्विस दे रहे हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, कोई कॉरपोरेट सेक्टर में, कोई कॉरपोरेशन में, तो इस केस में इसको फॉरेन सर्विस कहा जाता है। तो इससे आपको सैलरी कैसे मिलेगा? Foreign employer within the sanction of the government, the consolidated fund of India, the consolidated fund of a state, the consolidated fund of a union territory। Actually answer is bit A, foreign employer with the sanction of the government। गवर्नमेंट sanction करेगा और आपका जो एम्प्लॉयर है, जो इसको फॉरेन एम्प्लॉयर कहा जाएगा, ठीक है, वो आफ्टर sanction of the government the foreign employer will release salary। ठीक है, राइट। तो ये आंसर इज बिट ए। तो बेसिकली फॉरेन सर्विस आप जब भी सपोज ऑन डेपुटेशन यू रेंडर योर सर्विस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इन एनी कॉरपोरेशन, वो फॉरेन सर्विस होता है, राइट। और कोई निगम
में आप डेपुटेशन में गए काम करने के लिए, ये सब फॉरेन सर्विस में। इस केस में आपका जो फॉरेन एम्प्लॉयर है, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट यू विल गेट सैलरी, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5, इंडिकेट द रूल अंडर व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट में बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू ए प्रोविडेंट फंड। ये जो फंडामेंटल रूल है 16 है, आंसर इज बिट सी। वो वही क्वेश्चन पूछा है, इंडिकेट द रूल अंडर व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट में बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू प्रोविडेंट फंड, इट इज फंडामेंटल रूल FR 16, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 6, what are the disabilities to a government servant when interruption or break in service occurs under FR फंडामेंटल रूल 17A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अनऑथराइज्ड एब्सेंस, अनऑथराइज्ड मैनर, आप एब्सेंट हो गए, यू हैव नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम द लीव अथॉरिटी एंड विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन you are absent one, then this period it is you know that it is called break in service, ओके। तो ये जो ब्रेक इन सर्विस पीरियड होता है उसमें क्या डिसेबिलिटीज है। फर्स्ट वन, लीव ट्रैवल कंसेशन। जो लीव ट्रैवल कंसेशन है, जो 4 ईयर ब्लॉक पीरियड होता है, उसमें उसको हम 2 पार्ट से डिवाइड कर देते हैं। एक एक पार्ट 2 ईयर्स का होता है। एक पार्ट में हम होम टाउन जाएंगे हमारा फैमिली के साथ, तो और एक पार्ट में हमको ऑल इंडिया टूर मिलेगा, मगर वो सर्विस वहां पर कंटिन्यू होना है। तो यहां पर जो डिसेबिलिटी है, मैं जैसे बताया, आप अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गए, वो एब्सेंस जो एब्सेंस पीरियड है उसको ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। तो वो तो इस केस में क्या होगा, आपका सर्विस कंटिन्यू नहीं होगा, तो आपके लिए लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लीव ट्रैवल कंसेशन में आपको कंटिन्यूअस पीरियड होना चाहिए। जो 4 ईयर ब्लॉक होगा, ये स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स, 2 ईयर्स। क्वासी परमानेंसी, आप अभी टेम्पोररी में हो, सपोज आपका जो रूल है कि 1 ईयर के बाद आपका, जैसे आप प्रोबेशन पीरियड में हो, प्रोबेशन पीरियड बेसिकली टेम्पोररी पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड आफ्टर प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट परमानेंट हो जाता है। उसी प्रोबेशन पीरियड में सपोज आपका ब्रेक इन सर्विस हो गया, आप अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गए, तो ब्रेक इन सर्विस हो गया, तो वो है क्वासी परमानेंसी, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस फॉर विच ए मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड। जैसे आप जानते हो कि केंद्रीय विद्यालय की नवोदय विद्यालय में अभी प्रिंसिपल एग्जाम देने के लिए कंटिन्यूअस सर्विस 8 ईयर्स होना चाहिए पीजीटी को, ओके। यू हैव बीन डूइंग कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 8 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल हो प्रिंसिपल के लिए। तो पीजीटीज हमारा है वो कंटिन्यूअस 8 ईयर्स सर्विस करने के बाद वो प्रिंसिपल एग्जाम दे सकते हैं, और यहाँ पर ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा तो आप एलिजिबिलिटी नहीं होंगे, क्योंकि ब्रेक कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेबिलिटीज अंडर FR 17 है। जो ब्रेक इन सर्विस होगा तब लीव ट्रैवल कंसेशन को वो एडवर्सली इंपैक्ट डालेगा। क्वासी परमानेंसी में अभी डिस्कस किया, और एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस फॉर विच ए मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड। डी इज ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। ब्रेक इन सर्विस के वजह से सब एडवर्सली दीज डिसेबिलिटीज एक्चुअली बेसिकली ब्रेक इन सर्विस एडवर्सली अफेक्ट लीव ट्रैवल कंसेशन, क्वासी परमानेंसी एंड एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। एब्सोल्युटली राइट, आंसर इज D। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज द पावर टू कंडोन द अनऑथराइज्ड एब्सेंस अंडर FR 17A। सपोज अभी मैं डिस्कस किया, अनऑथराइज्ड एब्सेंस से ब्रेक इन सर्विस हो जाता है, आपका कंटिन्यूअस सर्विस में ब्रेक इन सर्विस आ जाता है। अब ब्रेक इन सर्विस आएगा तो आपका पास्ट सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा, तो इस केस में उसको कंडोन कौन करेगा। आंसर इज बिट सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो 4 ऑप्शन है, हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग ऑफिसर। आंसर इज बिट सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कभी कभी हम आंसर ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे देते हैं, नहीं है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो कंडोन कर सकता है अनऑथराइज्ड एब्सेंस को, राइट। चलो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 8, सर्विस बुक्स ऑफ ऑफिशियल्स हु हैव रिटायर्ड और अदरवाइज सीज्ड टू बी इन सर्विस शुड बी रिटेन्ड फॉर एटलीस्ट डैश ईयर्स। आपका जो सर्विस है, आप सपोज कोई एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया,
और कोई सर्विस से रेजिग्नेशन दे दिया कि उसको डिसमिस कर दिया गया, कि इसको रिमूव कर दिया गया, उसका सर्विस सीज हो गया, तो इस केस में उसके बाद एटलीस्ट कितने साल के लिए ऑफिस ने सर्विस बुक को रिटर्न करके रखेगा? तो फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, एटलीस्ट 3 इयर्स, उससे ज़्यादा रह सकता है मगर एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए वो रेस्पेक्टिव ऑफिशियल का रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का सर्विस बुक को रिटर्न किया जाएगा, ऑफिस ने उसको रिटर्न करेगा। आंसर इज बिट सी, 3 इयर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 9, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी कंप्लीटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ डैश ईयर्स ऑफ सर्विस और डैश ईयर्स बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड ए सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 24 इशूड टू हिम। ये क्वालिफाइंग सर्विस रिलेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन दे 4 ऑप्शन है। तो वेरिफिकेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी कंप्लीटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ सर्विस और 5 ईयर्स बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट, और उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, फॉर्म 24 में इशू होगा। ठीक है, आपका पहला जो 18 साल सर्विस करने के बाद, ठीक है, आपका सर्विस वेरिफिकेशन होगा और 5 ईयर्स बिफोर द रिटायरमेंट आपका सर्विस वेरिफिकेशन होगा। और जो फॉर्म 24 है, ओके, एक सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म 24 इशूड टू हिम। ओके, फॉर्म 24 एक सर्टिफिकेट है, उसको आपको ऑफिस इशू करेगा। तो आंसर इज बिट ए, 18(5). क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विशेस टू अडॉप्ट ए न्यू नेम और इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन हिज और हर एग्जिस्टिंग नेम, ही और सी शुड फर्स्ट डैश। यदि आप एक न्यू नेम अडॉप्ट करना चाहते हो, कि आपका नेम में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फास्ट में ही और सी शुड फर्स्ट डैश एडवर्टाइजमेंट इन प्रोमिनेंट लोकल न्यूज़पेपर, एग्जीक्यूट ए डीड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, गेजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन एट ओन एक्सपेंस, नॉन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट आपको एग्जीक्यूट ए डीड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, आंसर इज बिट बी। फर्स्ट आपको एक डीड, ओके, कोर्ट से एक आपको एक डीड में क्लियरली मेंशन करोगे कि मेरा न्यू नेम है, कि मेरा ये नेम था उसमें ये चेंज हुआ, तो आपको फर्स्ट वन एग्जीक्यूटेड डीड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। उसके बाद क्या होगा? तो आंसर इज बिट बी, जो फर्स्ट पूछा है, ही और सी शुड फर्स्ट एग्जीक्यूटेड डीड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, चेंज इन नेम और सरनेम। तो फर्स्ट आपको एक डीड देना पड़ेगा, सेकेंड वन एक प्रोमिनेंट लोकल न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करना पड़ेगा, और एक गेजेट, थर्ड वन गेजेट नोटिफिकेशन। ठीक है, देन क्या होगा ना, ऑफिस ने आपका सर्विस रिकॉर्ड में आपका नाम को मॉडिफाई करेगा कि चेंज करेगा। फर्स्ट एग्जीक्यूटेड डीड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, ओके, तो फर्स्ट एग्जीक्यूटेड डीड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, सेकेंड वन चेंज ऑफ नेम पब्लिश्ड इन ए प्रोमिनेंट लोकल न्यूज़पेपर, गेजेट नोटिफिकेशन, देन चेंज ऑफ नेम विल बी एंटर्ड इन द सर्विस रिकॉर्ड्स, राइट। तो वही क्वेश्चन मुझे फर्स्ट हम क्या करेंगे। नेक्स्ट वन, एडिशन और चेंज इन सरनेम ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज और रीमैरिज ऑफ ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सपोज आपका मैरिज की रीमैरिज होने से सरनेम में चेंज होता है कि कुछ एडिशन होता है, तो उस केस में कुछ जरूरत नहीं है, नो नीड इज नेसेसरी, ओनली इंटीमेशन ऑफ हर मैरिज, particulars of the husband and request for change in her surname should be submitted to the office for making necessary changes in the service records। इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, आपका हस्बैंड का पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स देना है और जो भी चेंज करना चाहते हो, कुछ सरनेम में ऐड करना चाहते हो, वो ऑफिस को दे देने से हो जाता है। नेक्स्ट वन, डिलीशन ऑफ सरनेम और रिवर्सन टू मेडन नेम ऑन डाइवोर्स और सेपरेशन और डेथ ऑफ द हस्बैंड ऑफ फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये भी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। सपोज आपका सरनेम को आप रिवर्स करना चाहते हो कि डाइवोर्स और सेपरेशन और डेथ ऑफ द हस्बैंड, इस केस में आपका सरनेम को आप रिवर्स करना चाहते हो, तो इस केस में क्या होगा ना, चेंज में बी परमिटेड इफ द फीमेल एम्प्लॉय गिव्स एन इंटीमेशन रिगार्डिंग चेंज इन मैरिटल स्टेटस एंड ए फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर रिवर्सन टू हर मेडन नेम। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यू टू कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ये फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल, ए बिडर और एनी ऑफ इट्स सक्सेसर शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ एनी प्रोक्योरिंग एंटिटी
for a period not exceeding dash years commencing from the date of debarment by JMSPV, ओके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो अभी जो है बीडर जो है सपोज ऐसा कुछ ऑफेंस करता है, एक तो डिटेक्ट करता है जो बेसिकली JMSPV, जेम पोर्टल जो है उसका रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, तो वो डिटेक्ट किया कोई एक रजिस्टर्ड बिडर वो क्या किया कि कुछ ऐसा ऑफेंस किया, तो इस केस में उसको डिवेयर किया जाएगा 3 इयर्स के लिए। और सेकेंड केस में ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड किया जिसके वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ द लाइफ की, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी कि इट इज डेट्रीमेंटल और हार्मफुल टू द पब्लिक हेल्थ, इस केस में भी 3 इयर्स के लिए उसको डिवेयर किया जाएगा, राइट। तो आंसर इज बिट सी 3 इयर्स, ये JMSPV के लिए। और कोई जैसे प्रोक्योरिंग एंटिटी है, पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी है, कोई ऐसा पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनका कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं और वो कुछ ऑफेंस करते हैं तो उनको 2 इयर्स के लिए डिवेयर कर दिया जाता है। और JMSPV में इसमें जो बिडर ऑफेंस में जो 2 पॉइंट बताया उस केस में उनको 3 इयर्स के लिए डिवेयर कर दिया जाता है। उसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर बिट सी है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बिडर शैल बी डिवेयर्ड इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो बिडर को 3 इयर्स के लिए डिवेयर कर दिया जाएगा, JMSPV ने, जेम पोर्टल ने, जो JMSPV है उसको जेम पोर्टल से डिवेयर कर दिया जाएगा, तो वो बिडिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई वो ऑफेंस करता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये करेक्ट है। सेकेंड है द इंडियन पेनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर कॉजिंग एनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और कॉजिंग ए थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, वो ऐसा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है जिसके वजह से इट मीन्स कॉजिंग एनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और कॉजिंग ए थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, ये दोनों केस में उसको डिवेयर किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट्स A and B आर इनकरेक्ट वन, स्टेटमेंट B इज ओनली करेक्ट वन, बोथ द स्टेटमेंट्स A and B आर करेक्ट वन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो III जो आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स A and B आर करेक्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इयर्स के लिए डिवेयर कर दिया जाता है, मगर एक पर्टिकुलर जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है उसका भी कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं, वो कुछ ऐसा ऑफेंस करते हैं तो उस केस में उनको 2 इयर्स के लिए डिवेयर कर दिया जाता है वो, ओके। ये JMSPV के लिए 3 इयर्स और पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, जैसे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी है, जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं कि जो पर्टिकुलर बिडर है कुछ ऑफेंस किया, वो उनको 2 इयर्स के लिए आफ्टर इट मीन्स कलेक्टिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिडर ऑल्सो, वो रिप्रेजेंटेशन लेंगे, उनको पूछेंगे कि आपको डिवेयर किया जाएगा, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो तो दो, तो उसको रिसीव करने के बाद उनको डिवेयर कर दिया जाता है 2 इयर्स के लिए प्रोक्योरिंग एंटिटी केस में, मगर JMSPV में 3 इयर्स के लिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। फ्रॉम व्हिच फाइनेंशियल ईयर इज द रेलवे बजट इंक्लूडेड विद द जनरल बजट? पहले जनरल बजट और रेलवे बजट अलग अलग होता था, मगर अभी जो यूनियन बजट है उसमें रेलवे बजट इंक्लूड हो चुका है। तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर से हुआ? वो 2017-18, आंसर इज बिट सी। 2017-18 में रेलवे बजट को यूनियन बजट में व जनरल बजट में इंक्लूड कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017-18 क्लियर, आंसर इज बिट सी। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट? ऐसा कौन सा आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट? आर्टिकल्स 110 एंड 111, आर्टिकल्स 113 एंड 114, आर्टिकल्स 112 to 116, आर्टिकल्स 116 एंड 117। आंसर इज बिट सी, आर्टिकल्स 112 to 116। Again another very important question related to GFR, आर्टिकल्स 112 to 116, इसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट, राइट। आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 15, अनदर GFR क्वेश्चन। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द एस्टिमेट्स फॉर बजटरी एलोकेशंस
by the Department of Expenditure whose consultation is necessary to prepare an outcome budget statement. यदि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो बजटरी अलोकेशन को फाइनलाइज करने के बाद किसके साथ वो कंसल्ट करेगा ओके बजट स्टेटमेंट के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नीति आयोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर इज नीति आयोग। वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नीति आयोग के साथ कंसल्ट करेगा अल्टीमेटली बजट फॉर आउटकम ऑफ बजट स्टेटमेंट। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 16 अभी आ गया, सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 CSMA रूल्स। मेडिकल एडवांस फॉर इंडोर ट्रीटमेंट कैन बी ड्रॉन अंडर CSMA रूल्स irrespective of major or minor diseases up to 90% of the approved CGHS package rates, central government health scheme package rates, bids on furnishing a certificate from the treating physician of a government recognized hospital, D all of the above। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी माने इन डिफरेंट वेज क्वेश्चन इज कमिंग। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। यदि इंडोर ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो माइनर डिजीज हो मेजर डिजीज हो, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल में कंसर्न एम्प्लॉय एडमिट है, जो भी CGS अप्रूव्ड CGHS पैकेज रेट होगा उसका 90% जो एस्टिमेटेड CGHS पैकेज रेट होगा ट्रीटमेंट के लिए उसका 90% एडवांस मिलेगा। आप अप्लाई, जो कंसर्न एम्प्लॉय अप्लाई करेगा तो विद इन 10 डेज उसको एडवांस मिल जाएगा 90% ऑफ द एस्टिमेटेड ओके CGHS पैकेज रेट के हिसाब से एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का 90% एडवांस मिल जाएगा। और वहाँ पर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जो ट्रीटिंग फिजिशियन है ऑफ ए गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, वो एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के लिए एक सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। ये तीनों करेक्ट है। सो इन डिफरेंट वेज ऑल्सो क्वेश्चन इज कमिंग। आंसर इज बी डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 रीइंबर्समेंट कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन चार्जेस फॉर डैश अंडर CSMA रूल्स। हेपाटाइटिस बी, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, कोविड वैक्सीन। मलेरिया के लिए ठीक है, आपको वैक्सीनेशन मलेरिया इट मीन्स वैक्सीन आप लिया तो मलेरिया वैक्सीनेशन के लिए वो रिइंबर्समेंट नहीं होगा, अदर के लिए होगा। हेपाटाइटिस बी की, इन्फ्लुएंजा की, कोविड वैक्सीन, इसके लिए रिइंबर्समेंट होगा, मलेरिया के लिए नहीं होगा। राइट, आंसर इज बिट बी, रिइंबर्समेंट नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को चलेंगे। अभी थोड़ा इनकम टैक्स के ऊपर। इन ओल्ड टैक्स रिजाइम under which section of income tax amount sanctioned by office or actual money spent on journey through shortest route in case of leave travel concession is fully exempted। अभी तो एक न्यू टैक्स रिजाइम आया है, उसमें बहुत कुछ छूट नहीं है, तो हमारे लिए ऑप्शन है, चाहे आप ओल्ड में जाओगे और न्यू में जाओगे। ठीक है, तो इसमें जो दिया है, आप लीव ट्रैवल कंसेशन में आप जर्नी में जो मनी स्पेंड किया तो उसको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो वो कौन सा सेक्शन में आता है? अंडर सेक्शन 10(7), अंडर सेक्शन 10(10)A, अंडर सेक्शन 10(5), अंडर सेक्शन 10(10)C। इट इज आंसर इज बिट सी, अंडर सेक्शन 10(5) में। तो जो भी लीव ट्रैवल कंसेशन में आप जर्नी में जो खर्च किया जितना, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वो एग्जेम्प्ट होगा, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। राइट, अंडर सेक्शन 10(5). तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस एंड लिमिटेड टू अमाउंट एक्चुअली स्पेंड, एंटायर अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट होगा। ओके, ओनली जर्नी के लिए जितना भी आप स्पेंड करोगे। अंडर सेक्शन 10(10) बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, चाहे डेथ ग्रेचुइटी हो कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो मिलेगा जितना अमाउंट, वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होगा। ओके, अंडर सेक्शन 10(10)A कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो ओल्ड पेंशन में है बेसिकली बिफोर 1/1/2004, उनका पेंशन को वो कम्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कम्यूट करेंगे? 40%। अच्छा, जितना मैक्सिमम 40%, जो जितना भी कम्यूटेड आप पेंशन को कम्यूटेड करोगे, जो कम्यूटेड वैल्यू आपको मिलेगा, वो एंटायर अमाउंट भी एग्जेम्पशन होगा। ओके, इनकम टैक्स से। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 10(10)A एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज अर्न लीव। तो हम जानते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम में मैक्सिमम 300 EL, ओके,
मैक्सिमम 300 EL एंड HPL ओके को इनकैशमेंट कर दिया जाएगा। तो उस केस में वो जितना अमाउंट मिलेगा जो इनकैश कर दिया जाएगा, मैं बोला अभी मैक्सिमम 300 EL एंड HPL, जैसे आपका 270 EL है तो 270 EL को इनकैश कर दिया जाएगा, और 30 HPL है तो 30 HPL मीन्स 30 हाफ पेड लीव, उसको 30 HPL को हम 15 EL नहीं करेंगे, वही HPL 30 HPL। तो मेरा एग्जाम्पल में ओके 270 EL है, 270 EL को इनकैश कर दिया जाएगा, और बाकी जो बचेगा HPL 30 HPL ओके जो लीव सैलरी होता है उसका हाफ के हिसाब से वो इनकैश होगा। तो इनकैशमेंट वो जितना इनकैश होगा वो एंटायर अमाउंट ओके टैक्स एग्जेम्पशन में चला जाएगा, राइट। चलिए, पर्सन जॉइन्स सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस इन द मंथ ऑफ जून 2021, व्हेन विल द डिडक्शंस टुवर्ड्स टायर 1 कंट्रीब्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हिज पे बिल। टायर 1 कंट्रीब्यूशन बेसिकली रिलेटेड टू द NPS क्वेश्चन है, न्यू पेंशन स्कीम। आप जून मंथ में ज्वाइन किया, व्हेन विल द डिडक्शंस टुवर्ड्स टायर 1 कंट्रीब्यूशन अंडर NPS स्टार्ट फ्रॉम हिज पे बिल नेक्स्ट मंथ। जैसे जून में आप ज्वाइन किया तो जुलाई सैलरी से आपका डिडक्ट होगा जो टायर 1 कंट्रीब्यूशन, जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन जैसे हमारा जो बेसिक प्लस DA का 10% होता है और गवर्नमेंट 14% देता है। तो फ्रॉम जुलाई 2021 ऐसा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से कर दिया, ठीक है। मगर अभी ये पास्ट हो चुका है तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पर दे दिए, देखिए, कंट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द सैलरी ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज जॉइंड सर्विस, नो रिकवरी विल बी मेड फॉर द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे ये जो क्वेश्चन था, जैसे अभी नवंबर चल रहा है, ये नवंबर महीने में एम्प्लॉय ज्वाइन किया तो दिसंबर का जो सैलरी आपको मिलेगा बेसिकली बेसिक प्लस DA का 10% आपका डिडक्ट होगा और गवर्नमेंट 14% देगा, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर व्हिच पर्पज इज विथड्रॉल अंडर NPS अलाउड टू ए सब्सक्राइबर। आप जब आपका जो NPS शेयर है, ठीक है, जो एम्प्लॉय शेयर है ओके जो गवर्नमेंट शेयर है उससे हम विथड्रॉल नहीं कर सकते। जो हमारा शेयर है, एम्प्लॉय का शेयर है, हम विथड्रॉल कर सकते हैं एंटायर सर्विस पीरियड में 3 टाइम्स कर सकते हैं और मैक्सिमम 25% कर सकते हैं, जानते हैं। तो पर्पज क्या है? हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस, फॉर द पर्पज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। आपको पर्पज देना है, किस पर्पज में आप विथड्रॉ करना चाहते हो, तो उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। विथड्रॉल फ्रॉम NPS, सब्सक्राइबर शुड बी इन NPS एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स में आप विथड्रॉल नहीं कर सकते। विथड्रॉल अमाउंट विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर। ओनली आपका जो शेयर है उस जो 3 टाइम्स हम विथड्रॉल कर सकते हैं पूरा एंटायर सर्विस पीरियड में, मगर एक बार जो होगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% होगा। विथड्रॉल कैन हैपन मैक्सिमम 3 टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये जो पर्पज है, विथड्रॉल इज अलाउड ओनली अगेंस्ट द स्पेसिफाइड रीजन। आपको रीजन देना पड़ेगा, किस फॉर व्हाट रीजन यू वांट टू विथड्रॉ मनी। हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन स्पेसिफाइड कंडीशंस, और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस, राइट। इसको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, encashment of earned leave of up to 10 days at the time of availing LTC is permitted provided a balance of dash days of earned leave EL is available at the credit of a government servant। उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब आप LTC लोगे तब आप मैक्सिमम 10 EL को आप एनकैश कर सकते हो, ठीक है। अप टू 10 EL आपका जितना EL है जरूरत है, मगर मैक्सिमम 10 होगा EL आप एनकैश कर सकते हो। मगर आप 10 EL एनकैश करोगे, जो हमारा जो रूल है अप टू 10 EL आप एनकैश करोगे, मगर वहां पर बैलेंस को देखना पड़ेगा कि कितना बैलेंस है। बैलेंस मिनिमम आपका सर्विस बुक में 30 EL होना चाहिए। ये 10, सपोज आप 10 EL एनकैश करना चाहते हो तो अप टू 10 EL तो आप एनकैश करोगे, उसके बाद जो बैलेंस होगा 30 EL होना चाहिए, राइट। वही है, प्रोवाइडेड ए बैलेंस ऑफ 30 डेज ऑफ EL इज अवेलेबल एट द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो बैलेंस 30 EL होना चाहिए। आप चाहे, ठीक है, अप टू 10 EL एक बार जब LTC आप लेते हो तो आप एनकैश कर सकते हो। तो हम जानते हैं 4 ईयर ब्लॉक पीरियड में हम 2 बार जा सकते हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स देन नेक्स्ट 2 ईयर्स,
फर्स्ट होम टाउन एलटीसी होगा तो नेक्स्ट ऑल इंडिया एलटीसी होगा। तो इस केस में प्रत्येक बार क्या होगा ना, आप अप टू 10 EL आप एनकैश कर सकते हो, राइट। मगर बैलेंस कितना होना चाहिए, 10 EL होना चाहिए। तो आंसर इज बीट सी 30 डेज। 22 स्पोर्ट्समैन, ये ट्रैवलिंग अलाउंस रिलेटेड है। स्पोर्ट्समैन, मैनेजर्स, कोचेस, मैसर्स एंड डॉक्टर्स सिलेक्टेड फॉर स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हेल्ड आउटसाइड इंडिया में ट्रैवल बाय एयर इन डैश इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज बीट ए इकोनॉमी क्लास। यदि स्पोर्ट्समैन, मैनेजर्स, कोचेस, डॉक्टर्स सिलेक्टेड फॉर स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ओके, वहां पर जो एयर ट्रैवल होगा वो इकोनॉमी क्लास में होगा। आंसर इज बीट ए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पार्टिसिपेटिंग एज प्लेयर्स, एथलीट्स, मैनेजर्स, कोचेस, मैसर्स और डॉक्टर्स in sporting events of national or international importance within India are allowed to travel by economic class by air, business class by air, rail in first class, rail in second class, rail in first class within India। national international importance हो, कोई national sports की international sports within India, government servants participating as players, athletes, okay, coaches, masseurs or doctors, वो rail in first class, actually they are entitled for rail in first class। आंसर इज बिट सी। आपको दो चीज़ याद रखना है, आउटसाइड इवेंट्स में इट मीन्स इकोनॉमिक क्लास इन बाय एयर एंड विद इन इंडिया फर्स्ट क्लास इन ट्रेन। हाउ मेनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर टू व्हिच द चार्ज ऑफिशियल हैज ए राइट टू असेस फॉर डिफेंडिंग हिमसेल्फ इन ए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। ये CCA रूल्स है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 में। तो हाउ मेनी type of documents are there to which the charged official has a right to assess for defending himself in a departmental proceedings? 3 types, 4 types, 2 types, 5 types। Actually answer is bit C, 2 types। 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली चार्जशीट में मेंशन होता है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चाहता है कि उसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करेगा, उसी डॉक्यूमेंट को वो रिलाई करता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जो भी आपको चार्जशीट जब दिया जाएगा चार्ज ऑफिशियल को, तो उसमें पूरा चार्जशीट में मेंशन होगा कि किस वजह से क्या क्या चार्ज लगाया गया है आपके ऊपर, और उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रूव करना चाहेगा। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। द सेम थिंग आई हैव रिटन, द डॉक्यूमेंट ऑन विच द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिलाइज एंड इंटेंडेड टू प्रूव द चार्जेस दोज लिस्टेड विद द चार्जशीट। जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स को रिलाई नहीं करता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, मगर जो चार्ज ऑफिसर है उसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहता है कि वो डॉक्यूमेंट लेकर भी उसको वो डिफेंड कर सकता है, मगर ये डॉक्यूमेंट्स को वो रिलाई नहीं करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो सेकंड डॉक्यूमेंट, फॉल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इवन द नॉट रिलाइड अपॉन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इवन सो रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर प्रिपेयरिंग हिज डिफेंस एंड डिफेंडिंग हिमसेल्फ। तो 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट आपका समझ में आ गया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का है। सो प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेफिनेटली इन सब्सिक्वेंट टाइम एंड पोस्टरिंग टाइम you will get some nice questions, and only for your preparation just I am hard working and I put my valuable time. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru, so that in subsequent time you will get some nice videos, and definitely you can strengthen your preparation. What is the time limit prescribed? Last question. What is the time limit prescribed for sending an acknowledgement to a communication or letter received from the members of parliament as per the provision of manual of office procedure? यदि कोई कम्युनिकेशन आता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आज पर प्रोविजन ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजियर, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, उनसे कुछ कम्युनिकेशन आता है, तो उसको कितने दिन के अंदर, जब हमको वो कम्युनिकेशन रिसीव हुआ, जिस डेट में रिसीव हुआ, उसको कितने दिन के अंदर हमको एक्नॉलेज करना है कि स्वीकार करना है, हाँ हमको मिला है कम्युनिकेशन। तो विद इन 4 डेज, विद इन 8 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 15 डेज हम एक्नॉलेज करेंगे हाँ जिस डेट में आपको कम्युनिकेशन मिला, उसी डेट से आप 15 दिन काउंट कर लो, उसी के अंदर हमको एक्नॉलेज करना है। तो उनको इन्फॉर्म करना है हाँ जो कम्युनिकेशन हमको प्राप्त हुआ, और फिर नेक्स्ट 15 डेज में आपको जवाब देना है।
तो इट मीन्स जिस डेट में आपको कम्युनिकेशन मिला उसको 30 डेज के अंदर आपको जवाब देना है, 30 डेज के अंदर जवाब देना है, मगर फर्स्ट 15 डेज के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट को स्वीकार करके उनको इन्फॉर्म करना है। तो यहां पर थोड़ा ऑफिस एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कंडक्ट रूल्स में आता है। ईच कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ए मेंबर ऑफ द पब्लिक, ए रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन और ए पब्लिक बॉडी, इनसे कुछ कम्युनिकेशन हमको मिलता है, इट विल बी एक्नॉलेज्ड विद इन 15 डेज। जिस डेट में हमको कम्युनिकेशन मिलेगा हम उनको 15 डेज के अंदर हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ हमको कम्युनिकेशन मिला, फॉलोड बाय रिप्लाई विद इन नेक्स्ट 15 डेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट सेंड। आप एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, फॉलोड बाय रिप्लाई विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट सेंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना था। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल so that definitely you will get some nice videos in subsequent time. Thank you.